नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायबरेली से यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, जहां पर 15 परीक्षा केंद्रों पर कल पीसीएस की परीक्षा होगी और जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेटों को चाक चौबंद व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। 6144 अभ्यर्थी रायबरेली में परीक्षा देंगे और 2 पालियों में ये पीसीएस की परीक्षा होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कल पीसीएस का परीक्षा है और इसके लिए रायबरेली में 15 सेंटर बनाए गए हैं और वहां पर तकरीबन 6144 अभ्यर्थी रायबरेली में कल परीक्षा देंगे। तो 2 पालियों में पीसीएस की परीक्षा होगी। तो अयोध्या से बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको कि मिल्कीपुर उपचुनाव में अब जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी लगेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगठन को समन्वय की जिम्मेदारी दी है। सीएम योगी ने मंडल अध्यक्ष और प्रभारी से फीडबैक लिया है और 6 मंत्रियों ने अब तक की रिपोर्ट सौंपी है। तो प्रभारी मंत्री बनाए गए 6 मंत्रियों ने अब तक रिपोर्ट सौंपी है। तो आपको बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव में अब जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी लगाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगठन को जिम्मेदारी दी है और समन्वय की जिम्मेदारी है। सीएम योगी ने मंडल अध्यक्ष और प्रभारी से फीडबैक लिया है और प्रभारी बनाए गए 6 मंत्रियों ने रिपोर्ट सौंपी। वहीं आगरा कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ के द्वारा परिवार परामर्श केंद्र पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कमिश्नरेट लागू होने के बाद परिवार परामर्श केंद्र को नए अंदाज में विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने परिवार परामर्श केंद्र पहुंचकर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान से इंडिया वॉइस के संवाददाता जिशान अहमद ने खास बातचीत की है। सुनिए। के लिए महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान लगातार प्रयास कर रही हैं। वहीं आज आगरा के परामर्श केंद्र में भी उन्होंने निरीक्षण किया है। क्या कुछ ज़्यादा जानकारी है, हमारे साथ मौजूद हैं बबीता चौहान, इनसे बात कर लेते हैं। मैम, आज परामर्श केंद्र में निरीक्षण किया है, क्या कुछ मामले रहे? देखिए, यहाँ तरह तरह के मामले हैं और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ बहुत सारे परिवारों को टूटने से बचाया जा सकता है। तो अभी जैसे मैं गई तो यहाँ बड़े अच्छे हमारे शहर के अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं जो काउंसलिंग कर रहे हैं और जो अपने अपने फील्ड में माहिर हैं। तो मुझे लगता है कि जब कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटी छोटी सी कभी कोई ईगो प्रॉब्लम है, कोई फैमिली में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है कि समझौता नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह के जब केसेस आते हैं तो वो परिवार टूटते टूटते बच जाते हैं। तो अभी जैसे मैं इनका पिछले साल 24 का 23 के अपेक्षा 24 का मैंने जो रिज़ल्ट देखा है तो उसमें इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है कि लगभग डबल ही है और 1025 के निस्तारण इन्होंने कराया है। तो बहुत अच्छी बात है ये कि अगर 4000 केस में से अगर 1000 का हम निस्तारण करा देते हैं और उनको दोनों को घर भेज देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत ही अच्छी जगह है एक अच्छे समाज को एक अच्छा एटमॉस्फेयर देने के लिए, कि जहाँ परिवारों में एक अच्छी शांति और क्योंकि पहले तो क्या होता था कि जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। अगर 2 लोग लड़ रहे हैं तो तीसरा एक बीच बचाव के लिए समझौते के लिए भी आ जाता था तो शांति हो जाती थी और परिवार चलते रहते थे। अब इंडिपेंडेंट फैमिलियां हैं कि घर में हस्बैंड वाइफ हैं या उनके माँ बाप से अगर झगड़ा हो गया तो कोई उनका बीच में समझौता कराने वाले बात नहीं। तो उस चीज़ को ये बड़ी बखूबी से निभा रहे हैं। मैं यहाँ पूनम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी यहाँ व्यवस्थाएँ की हुई हैं, इतना अच्छा सेंटर ये यहाँ है, इतने अच्छे लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और इतना अच्छा यहाँ सारी समस्याओं का निस्तारण हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है ये। देखिए, ये हमारे साथ महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान थी। इन्होंने आज आगरा परामर्श केंद्र का निरीक्षण किया है और यहाँ पर तमाम जो महिलाओं से संबंधित व्यवस्थाएं हैं वो सब दुरुस्त पाई गई हैं। अपने सहयोगी उमर के साथ जिशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। तो संसद में गृहमंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान से सियासी गर्मी बढ़ गई है और दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद अब यूपी में सपा प्रदर्शन कर भाजपा को घेर रही है। तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी अमित शाह के माफी ना मांगने पर प्रदर्शन की चेतावनी दे दी। ऐसे में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाष अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर जमकर हमला बोला है।
राजभर ने कहा कि कांग्रेस पर बाबा साहेब के खिलाफ हमेशा साजिश करने और इन्हें बदनाम करने का इल्जाम लगाया गया। ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत में कहा कि प्रदर्शन सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन असल में अमित शाह का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सुनिए। अमित शाह के अंबेडकर नाम लेना फैशन हो गया है। बयान के बाद से ही लगातार देश की सियासत गरमा गई और अब लखनऊ में भी सियासत गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने। हम उनसे बात करेंगे। सर, अंबेडकर का मुद्दा गरम हो गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद हमेशा उनकी लड़ाई कांग्रेस से होती रही। गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार को लेकर अगर कांग्रेस ने अधिकार दिया होता तो आज अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक विकास की मुख्य धारा में होता। लेकिन हमेशा कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का विरोध किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो सोच थी, उस सोच पर आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीबों के विकास के लिए, अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उसी रास्ते पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अभी नई योजना, अगर हम बात करें जीरो पॉवर्टी, तो उन गरीबों को जिनके पास छत नहीं है, हर गांव से 25 परिवार को हम छत देने जा रहे हैं। प्रदेश में 15 लाख परिवार को छत देंगे, शौचालय देंगे, पेंशन देंगे, रास्ता देंगे, नाली देंगे, आयुष्मान कार्ड देंगे, नहीं है तो और निःशुल्क शिक्षा देंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपने को साकार करने उत्तर प्रदेश सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। कांग्रेस ने पहले इस बयान को लेकर मुद्दा बनाया, फिर समाजवादी पार्टी भी सड़क पर उतरी और अब बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का भी कहना है कि गृह मंत्री को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो वो भी उनकी पार्टी भी प्रदर्शन कर सकती है। करें, कोई दो दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने तो यही व्यवस्था दिया है, सब लोग आजाद हैं, करो प्रदर्शन जहां करना। आप क्या मानते हैं, बयान सही था या फिर कहीं ना कहीं विवादित है? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने प्रेस करके बताया कि हमारा बयान तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन आज विपक्ष इस नाते परेशान है कि बाबा साहब के नाम पर ये वोट भजाने के चक्कर में सब पड़े हैं। सपा विधायक पल्लवी पटेल अक्सर पहले प्रदर्शन पर बैठती थी तो आप उनका समर्थन करते थे, इस बार वो विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करती दिखी और एक भ्रष्टाचार का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है आपके ही सरकार के मंत्री पर। क्या कहना चाहेंगे आप पल्लवी पटेल के बारे? देखिए, आरोप लगाना अलग बात है और साबित करना बड़ा कठिन होता है। हमारे पास सबूत भी है तो पेश करना, कोर्ट चले जाएं, ऑर्डर हो जाए। हमारा मंत्री तो कह रहा है कि जांच करा लो, सीबीआई से जांच करा लो, दोषी पाए जाएंगे तो हम रिजाइन दे देंगे। तो सुना आपने, हमारे साथ में थे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जिनका कहना है कि अंबेडकर के नाम पर कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल ही दे रही है और सबका अधिकार है, लोकतंत्र सबको अधिकार देता है विरोध करने का। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर इटावा से है, जहां 17 दिसंबर को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी को लेकर सपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। सपा कार्यकर्ताओं की मांग है कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे और अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक संविधान की और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। इंडिया वॉइस के संवाददाता वंदना यादव ने इटावा सांसद जितेंद्र दोहरे से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको, सुनिए। बीते दिनों 17 दिसंबर को संसद की राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी की गई है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी नेता व कार्यकर्ता इटावा कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी के इटावा सांसद जितेंद्र दोहरे जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी की गई है, उसको लेकर सांसद जी का क्या कहना है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, वीडियो भी देखा है कि इस देश के गृह मंत्री जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं
और इस देश के ही नहीं पूरे विश्व के भाग्य विधाता और भगवान परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर जो गृह मंत्री ने टिप्पणी की है, हम लोग, इस देश की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक इस देश की जनता और समाजवादी पार्टी और पीडीए और हमारे अखिलेश यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और बाबा साहब के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो वादा किया था जनता से कि हम लोग संविधान की रक्षा करेंगे, ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं और इस जनता की परम पूज्य बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो परम पूज्य बाबा साहब के अधिकारों को हमेशा ऊंचा ले जाने का काम हम लोग करेंगे और उनके संविधान के लिए और इस यहाँ की सम्मानित जनता के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, काम करते जैसा कि आप लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ इटावा कलेक्ट्रेट परिसर पहुँचे हैं, तो क्या लग रहा है कि हजारों की संख्या में पहुँचे हैं, तो क्या लग रहा है अगर आपका केंद्रीय गृह मंत्री जी अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो आगे की आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आपने देखा भी है, सुना भी है और यहाँ की जनता जान भी चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। इन्होंने गुमराह करके ये दिल्ली की सरकार में पहुँच चुके हैं, लेकिन अब दिल्ली नहीं पूरा देश की जनता समझ चुकी है, इनको बहुत जल्दी हटाने का काम यहाँ की जनता करेगी। जैसा कि अभी बीते दिनों लोकसभा चुनाव था जिसमें पीडीए का समर्थन आप लोगों को मिला और आप प्रचंड जीत के तहत आप अच्छी सीट्स लेके आए हैं उत्तर प्रदेश में, और आगे विधानसभा चुनाव है, तो क्या लग रहा है इस तरीके से बयानबाजी से समाजवादी पार्टी को फायदा होने वाला है? देखिए, ये बयानबाजी नहीं है, आपने गलत तरीके से हमसे पूछा। ये बयानबाजी नहीं है, ये परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है। उनको संविधान को खतरा है, तो और संविधान को जब खतरा होगा तो यहाँ की जनता, यहाँ के लोकतंत्र को खतरा है। इसलिए हम लोग संविधान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम लोगों ने कसम भी खाई है कि दलित, गरीब, शोषित समाज के लोगों पर जो अत्याचार ये भाजपा के लोग कर रहे हैं, हम उनकी लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे और परम पूज्य बाबा साहब के संविधान के लिए हमेशा सदन में आवाज़ उठाते रहेंगे। जैसा कि हमारे साथ ही इटावा से सांसद जितेंद्र दौरे जी, जिन्होंने कहा है कि हम संविधान की लड़ाई लड़ते रहेंगे और बाबा साहब के लिए, न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, और उनकी बयानबाजी को लेकर उन्होंने कहा है कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक हम यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर, जयपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अजमेर हाईवे पर हादसों का कहर देखने को मिला है। हादसे नहीं, हादसों का कहर। अब तक 14 लोगों की मौत हुई है, 80 लोग घायल हुए हैं, 40 वाहन खाक हो चुके हैं। जिंदगी और मौत के बीच 30 लोगों की जान अभी भी अटकी हुई है। कई शव की डीएनए टेस्ट से पहचान की जाएगी। यह हादसा कैसे हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है, ये जांच का विषय बन चुका है। और जयपुर अजमेर हाईवे पर हादसे का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। जयपुर में आपको बता दें कि जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए भयानक गैस टैंकर हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 80 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 30 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस हादसे में 40 वाहन जलकर खाक हुए। यह हादसा शुक्रवार सुबह भांकरोटा इलाके में हुआ, जब एलपीजी टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे कई लोग झुलस गए और वाहनों के केवल अवशेष बचे। हादसे से दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई और जो कि अब वायरल हो रही हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का निर्देश दिया है। जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने हादसे की जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। अस्पतालों में भर्ती घायलों में से 10 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे मौत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर। कांग्रेस नेता प्रभात पांडे की मौत के मामले की जांच अब एसआईटी करेगी और एसआईटी ने कांग्रेस कमेटी में पड़ताल शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से सवाल जवाब होगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रभात पांडे के घर वालों से बात की, साथ ही साथ राहुल गांधी ने मोबाइल पर उनके परिवार वालों से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलवाया। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रभात पांडे के परिवार वालों से बातचीत की
और न्याय का भरोसा दिलवाया, मदद का, हर संभव मदद का भरोसा दिया राहुल गांधी ने। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रभात पांडे की मौत में अब SIT जांच करेगी कि आखिर मौत कैसे हुई थी, किन कारणों की वजह से हुई थी। क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को बीजेपी की तरफ से जो है प्रताड़ित किया गया और फिर उससे उसकी मौत हुई। जी नमस्कार, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार। नमस्कार, बहुत सॉरी ये हमने क्या हुआ, वैसे हुआ क्या ये मैं कुछ नहीं बता सकता। मेरा आपको तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अंबेडकर के अपमान को लेकर बड़ा बयान दिया है। अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर मायावती माफी मांगना वो चाहती हैं कि गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे और वो कह रही हैं कि दलित समाज के लिए बाबा का संविधान स्वर्ग है। दलित महापुरुषों का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनका अपमान किया जा रहा है। 24 दिसंबर को अपमान के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन होगा, ये मायावती कह रही हैं। तो आपको बता दें कि लगातार गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कथित विवादित बयान को लेकर लगातार सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब BSP प्रमुख मायावती की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है और 24 तारीख को देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा अगर गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांग लेते। मायावती ये कह रही हैं कि हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए और उनका अपमान हुआ है, इसलिए उन्हें यानी कि गृह मंत्री अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए देश से, और चूंकि ये देश बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा। तो लखनऊ से बड़ी खबर, बिल्डर ने LDA में रिश्वतखोरी की पोल पट्टी खोलकर रखी है। आपको बता दें कि बिल्डर ने कहा कि गिरा दीजिए बिल्डिंग मगर पैसा वापस कीजिए। पैसा मांगने पर बिल्डर ने फटकार लगाई। बिल्डर ने जेई पर पैसा मांगने का आरोप लगाया और बुलडोजर की धमकी देकर पैसा वसूलने का आरोप लगाया। LDA दफ्तर में हंगामे का वीडियो वायरल और सुर्खियों में LDA जोन 7 के जेई रवि प्रकाश इस वक्त चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में फर्जी नोटिस जारी करके रिश्वतखोरी का खेल चल रहा है और रिश्वतखोरी का खेल खुद इंजीनियर कर रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब 4 लाख की रिश्वत वसूलने के बाद अभियंता रवि प्रकाश यादव ने यानी जेई रवि प्रकाश यादव ने लखनऊ के बालागंज इलाके की एक बिल्डिंग को गिराने का नोटिस जारी किया। पहले से सील बिल्डिंग को गिराने का नोटिस बिल्डर LDA दफ्तर आ पहुंचा सुनने के बाद और जहां 4 लाख रुपए की रिश्वत वापसी को लेकर बिल्डर ने इंजीनियर को खरी खरी सुना दी। बवाल का वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया और जांच में सामने आया कि बिल्डर को गिराने की नोटिस फर्जी है। रिश्वतखोरी और बिल्डिंग को गिराने की फर्जी जो है नोटिस है और रिश्वतखोरी और फर्जी नोटिस जारी करने के मामले में अब LDA इंजीनियर रवि प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर, विधानसभा में विधायकों पर अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नजर रखी जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विधायकों पर नजर रखी जाएगी और AI से सर्वश्रेष्ठ विधायकों को चुनने में भी मदद मिलेगी। अगले वित्तीय वर्ष से AI तकनीकी का इस्तेमाल होगा। विधायक समूहों के साथ मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विधायकों पर नजर रखी जाएगी और अब सर्वश्रेष्ठ विधायक भी जो है AI की मदद से चुने जाएंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें सर्वश्रेष्ठ विधायक चुनने में AI बेहद मददगार साबित होगा, ऐसा कहा जा रहा है। और खबर के मुताबिक अगले वित्तीय वर्ष में AI का सहारा लिया जाएगा और विधायक समूहों के साथ मुद्दों पर चर्चा करेंगे स्पीकर। तो आपको बता दें कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया जाए ना लाया जाए इसको लेकर चर्चा की जाएगी बाकायदा और विधानसभा में विधायकों पर नज़र रखी जाएगी।
तो वहीं रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम हॉस्पिटल में लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई और उसके परिवार वालों ने डॉक्टर पर यह आरोप लगाया है कि वृंदावन स्थित आरके मिशन हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते 32 साल के युवक को, जिसका नाम विक्रम बघेल उर्फ छोटू है, उसकी मौत हो गई। मृतक पिछले 3 दिनों से शरीर में सूजन की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती था। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और मृतक के चचेरे भाई एडवोकेट गोविंद बघेल ने यह बताया कि डॉक्टर ने मौत का कारण दाल का पानी पीने से सांस की नली में दाना फंसना बताया है। परिजनों ने इसे अस्पताल प्रशासन द्वारा अपनी लापरवाही छिपाने का प्रयास करार दिया है और युवक की मौत की खबर सुनते ही परिजन यानी परिवार वाले और अन्य लोग अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा कर दिया। हम 2 बजे आए, 3 बजे तक खूब बढ़िया हो हमारा लाला और 3 दिन से भर्ती हो और हम देखने आ रहे हैं खूब न्यू कह रहा चाची जाओ घर पे आराम करियो। छोटू भर्ती हो हमारा बेटा हो माधव ग्लास थे क्या उनको खाली सूजन सी आ रही बस और कोई बात नहीं उनके। तो हम खूब बढ़िया छोड़ के गए भाई और हमसे खूब बोले हुए कि चाची तुम जाओ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ घर पे आराम करियो जाओ। मैंने कहा ना भैया तो ठीक है, हमने हाथ फेरे और पसीना आते मुड़ पे पहुँचो है। मैंने भैया तो काय रकमों का छूना है चाची, बाकी उम्र होगी 30 साल को होगो। तो वहीं कानपुर से एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक वर्दी वालों की भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पुलिसकर्मी की बेटी, आपको बता दें कि उसके साथ क्षेत्र के दबंग 2 वर्षों से लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं और पीड़ित लगातार थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित पुलिसकर्मी का यह आरोप है कि दबंग न केवल बेटी के साथ स्कूल से घर लौटते वक्त छेड़छाड़ करते हैं, बल्कि उसे इस्लाम कबूल करने के लिए भी कहते हैं। आरोपी उसे मल्लिका बनाकर रखने की बात कर रहे हैं। पीड़ित ने हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई। आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। डीसीपी महिला अपराध का कहना है कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी जांच कराई जाएगी। हालांकि जांच में है मामला और आदेश कर दिया गया। थाना पे सही पुष्टि हो रही थी, एफआईआर के लिए आदेश कर दिया गया। और एक हमारी बेटी को नवाब अली और समर इसका दोनों मिल करके डेली 17 अक्टूबर की बात 18-19 अक्टूबर की बात से डेली हमारी बेटी के स्कूल से पीछा करते करते हमारे घर तक छोड़ने जाते थे और हमारी बेटी से ये कहते हैं कि हमारे धर्म में आ जाओ, आपको अच्छे खुश से रखेंगे और हमारे साथ निकाह कर लेना और तुमको अच्छे से अच्छे पुण्य मिलेगा। हमारे मुस्लिम धर्म में बहुत से ऐसे हैं कि पुण्य तुमको जन्नत में जाओगी आप। हमारी बेटी डेली छोड़ता है। सर साहब क्या है, तो यह आश्वासन नहीं मिला तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। बस चक्री थाने का मामला है। हम पुलिस विभाग में हैं, यहाँ 37 में थे, अब 37 से यहाँ ट्रांसफर होकर के 32 में हो गया, लखनऊ में हो गया साहब। इन्हीं की वजह से नहीं, इसी नवाब अली। कानपुर को जिस तरीके से जिहाद की प्रयोगशाला बनाने का काम इन जिहादियों द्वारा किया जा रहा है, उसी के तहत आज फिर लव जिहाद का बम एक तरीके से कहा जाए तो कानपुर में फूटा है। जिस तरीके से देखा जाए, एक हिंदू बहन जो दलित है, वो माइनर है, वो लगभग 1 साल से उसको परेशान किया जा रहा था। वो स्कूल जब अपने घर जा रही थी तो जिहादी अपना गैंग बनाकर उसके पीछे पीछे जाते थे, उसको परेशान करते थे, उसके घर पे कूदने का काम करते थे। और दुर्भाग्य का यह विषय है कि उसके पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस विभाग में तैनात है, फिर भी अगर वह 1 साल से परेशान हो रहे हैं, उसका मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यह एक चिंता करने का विषय है। दूसरा मामला, एक लड़की जिसको अपना नाम एक जिहादी जो अपना नाम छोटू बताता है और छोटू बताकर उससे दोस्ती करता है। दोस्ती करने के बाद उसको 4 साल अपने प्रभाव में रखता है और जब शादी की बात आती है तो कहता है कि जब धर्म बदलोगे या 5 लाख रुपए मुझको दोगे, जिसका रिकॉर्डिंग है उसके पास, तब हम शादी करेंगे, जिसका रिकॉर्डिंग है। जब उसकी जानकारी हमारे पास आई तो वह इससे पहले थाने पर भी गई और थाने पर जब गई तो इस कानपुर में जो इस जिहाद को बड़ी तरीके से ऑपरेट कर रहा था, ऐसा एक एसपी, उसके दबाव में आकर उसका समझौता लिखाया गया और समझौता लिखाने के बाद उसको वापस घर भेज दिया गया और उन जिहादियों को संरक्षण देने का काम किया गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कानपुर में किसी भी प्रकार के किसी भी जिहादी को कोई भी संरक्षण नहीं मिलेगा। जिहादी चाहे ज़मीन में गड़ जाए, चाहे आसमान में चला जाए, हम उसको खोद के निकाल के उसको जहां पहुंचाना है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। इन जिहादियों को, इन धर्मांतरण गैंग की कब्र हम कानपुर में खोदने का काम करेंगे।
तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।